हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 2.0। आज हम पढ़ने वाले हैं तारक का या फिर सेंट्रोसोम के बारे में। तो दोस्तों, आज ये हमारा कोशिका के अंगकों का लास्ट टॉपिक है। मैं लगभग आपको सभी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज ये हमारा सेंट्रोसोम लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में हम सेंटर यानी कोशिका के केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का एक बार मैं पहले भी आपके सामने जिक्र कर चुकी हूँ कि सेंट्रोसोम कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले डबल लेयर्ड कोशिकांग होते हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। जो कोशिका होती है उसके केंद्र के पास तारे के समान आकृति में तारक का या सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो केंद्रक होता है, जैसे दोस्तों ये कोशिका है, इस कोशिका के जो बीच में केंद्रक पाया जाता है, उस केंद्रक के साइड में परिधि की ओर ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ये उपस्थित होते हैं। प्रत्येक सेंट्रोसोम दो तारक केंद्रों यानी कि सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। ये दोनों केंद्रक एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। तो जो एक सेंट्रोसोम होता है उसके अंदर एक तारक काय के अंदर दो तारक केंद्र पाए जाते हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। यानी कि एक इस दिशा में है तो एक दूसरी दिशा में वो 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। सबसे पहले जो तारक का है उसकी खोज टी बावेरी ने की थी 1888 में। सभी यूकैरियोटिक सेल्स व निम्न श्रेणी के पादपों की सेल्स में उपस्थित है। तो जो ये सेंट्रोसोम्स होते हैं ये लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। निम्न श्रेणी की यानी कि जो शैवाल है, कवक है, जो भी है। जो सेंट्रियोल होते हैं वो बेलनाकार लगभग 1200 से 1500 एंगस्ट्रॉम व्यास की संरचना है। सेंट्रियोल दोस्तों मैंने आपको बताया कि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं। इसी सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं हम। सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं जिसमें से एक के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक बेलनाकार होता है। बेलनाकार आप जानते हो, कुछ इस प्रकार की संरचना उपस्थित होती है और लगभग ये 1200 से 1500 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है इनका, यहाँ से यहाँ तक। और इनकी लंबाई लगभग 3 से 50,000 एंगस्ट्रॉम होती है। जो सेंट्रोसोम होते हैं वो केंद्रक कला के पास स्थित होते हैं। जो केंद्रक है उसके चारों ओर कहीं भी हो सकते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये केंद्रक ध्रुवों की ओर आ जाते हैं तथा इनमें एस्टल किरणें रेशे बनते हैं जिनको स्पिंडल या तर्कु बोलते हैं। जब सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया होती है शुरू होती है उस टाइम जो सेंटर होता है उसके चारों ओर जो ये तारक का पाया जाता है ये ध्रुवों की ओर आ जाते हैं और इनमें एस्टल किरणें इनमें रेशों का निर्माण होता है जिसकी वजह से जो हमारे डीएनए या फिर गुणसूत्रीय पदार्थ होता है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में चले जाते हैं। तो ये थी सेंट्रोसोम की नॉर्मल जानकारी। आइए दोस्तों इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक सेंट्रोसोम में दो गहरी अभिरंजित इकाइयाँ दिखाई देती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल भी पाए जाते हैं और ये थोड़े गहरे अभिरंजित होते हैं जिसकी वजह से इनको देखा जा सकता है। जो अंतराफेज या इंटरफेज अवस्था होती है उसमें केवल एक ही सेंट्रियोल दिखाई देता है, परंतु सेल डिवीजन के समय दो भागों में विभक्त हो जाता है। कोशिका विभाजन की जो अंतरावस्था होती है जिसके अंदर कोशिका विभाजित होने से पूर्व की अवस्था है, उससे पहले जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है उस टाइम ये जो सेंट्रियोल है वो एक ही दिखाई देता है।
लेकिन जब सेल डिवीजन होने लगता है उस टाइम ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। यानी कि जो हमारी थर्ड स्टेज होती है प्रोफेज मेटाफेज, उसके बाद में जो एनाफेज होती है उसके अंदर ये जो सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रियोल होता है जो केंद्रक के ध्रुवों की ओर चला जाता है दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण पर, और इसकी वजह से जो गुणसूत्र होते हैं वो इनकी तरफ तर्कु रेशों की मदद से दूसरी दिशाओं में चले जाते हैं, जिसकी वजह से दो भागों में आसानी से विभक्त हो सकते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल बेलनाकार होता है तथा सेंट्रोसोम में दोनों सेंट्रियोल 90 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों इसकी संरचना के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं इसके बाद। प्रत्येक सेंट्रियोल की भित्ति में 9 त्रिक सूक्ष्म तंतुओं द्वारा निर्मित होती है। जो सेंट्रियोल होता है वो इसकी संरचना देखो दोस्तों इस प्रकार की होती है। ये इसका अनुप्रस्थ काट लिया है, एक बेलन जैसी संरचना होती है, इसको हमने बीच में से काटा है। तो ये इस तरह से दिखता है। इसका जो बीच वाला भाग है इसको घुमा के हम देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसमें क्या होता है कि इसकी भित्ति की तरफ ये नौ सूक्ष्म तंतु होते हैं। इसकी ये जो वॉल है 9 सूक्ष्म तंतुओं से, इनको गिन के देख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 सूक्ष्म तंतु होते हैं जिनसे इसकी भित्ति का निर्माण होता है। और प्रत्येक सूक्ष्म तंतु ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल से मिलकर बना होता है। यानी कि ये जो आपको 3 संरचनाएं दिख रही हैं इनको हम ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स या फिर 3 सूक्ष्म नलिकाएं बोल सकते हैं, से मिलकर बना होता है। इनको हम ABC के नाम से जानते हैं। तो ये थी दोस्तों सेंट्रोसोम यानी सेंट्रियोल की संरचना, एक सेंट्रियोल की। आगे देखते हैं इसके रासायनिक संगठन के बारे में। जो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, जो तारक काय होता है उसके अंदर ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके अंदर DNA और RNA की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसका था रासायनिक संगठन। आगे इसके कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। इसका मेन कार्य स्पर्मेटोजोन में फ्लैजिला का निर्माण इन्हीं से होता है। जो स्पर्म होता है उसकी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी कि उसके ऊपर एक फ्लैजिला लगा होता है। तो उस फ्लैजिला का निर्माण तारक काय की मदद से होता है। और इसका जो मेन वर्क है वो सिर्फ यही है कि जब सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करना है, जिसकी वजह से गुणसूत्र दूसरे सिरों पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों बाकी इसका जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस है वो मैं आपको सेल डिवीज़न जब मैं पढ़ाऊँगी तब आपको पूरा विस्तार से समझाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि जो सेल डिवीज़न होती है तब ये जो तारक काय होते हैं वो तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं, और जिसकी वजह से ये जो गुणसूत्र है ये दूसरे सिरों पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो तारक काय होते हैं ये सीलिया, फ्लैजिला, रोम आदि के लिए भी आधार काय बनाते हैं। तो दोस्तों ये थे सेंट्रोसोम के कार्य, और आज ही हमारा सेंट्रोसोम भी ख़त्म हुआ है। इसी के साथ सेल्स के सभी ऑर्गन्स ख़त्म हुए, लेकिन एक सबसे बड़ा ऑर्गन है जो है सेंटर यानी कोशिका का केंद्रक। इसके बारे में हम कल से शुरू करेंगे। ये सभी मानव के अंदर लगभग सभी जो क्रियाएं होती है, आनुवांशिक क्रियाएं हैं, उपापचय है, उन सभी पे जो कंट्रोल है वो हमारा लगभग केंद्रक का होता है। तो इसके बारे में हम कल से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू दोस्तों।